बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डे 27। आज हम नेटवर्किंग कमांड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत सारी बेसिक कमांड्स हैं, हमने कुछ ऑलरेडी यूज़ की हुई हैं, बस उनको एक नज़र दोबारा से देख लेंगे। और हम इनकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि नेटवर्किंग के लिए कुछ और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं या कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं उनका पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो तभी हमें ये ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन स्टिल हम बहुत बेसिक लेवल पे हम इनको यूज़ करेंगे ताकि कल को जब हम कुछ और चीज़ें जो नेटवर्क्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम जब डिटेल में डिस्कस कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम इन कमांड्स को ज़्यादा डेप्थ में यूज़ करेंगे। तो आज के सेशन में हम सिंपली इनको थोड़ा सा बस डिस्कस करेंगे कि बेसिक लेवल पे इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने एक स्टार्टअप को ज्वाइन कर लिया है कि एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। तो अब बहुत सारी इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हम रियल लाइफ में फेस कर रहे होंगे, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कर रहे होंगे और उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर रहे होंगे। जो बेसिक नेटवर्किंग की कमांड्स हैं वैसे तो बहुत सारे हैं, उनमें से मैंने तकरीबन 13 जो है उनको चूज़ किया है। और इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं। कुछ ऐसी हैं जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ भी करते रहे हैं। उसमें एक आईपी कॉन्फ़िग है, आईपी है, पिंग है, ट्रेस राउट है, नेट स्टेट है, एसएस है, टिग है, एनएस लुकअप है, होस्ट एआरपी और होस्ट नेम एंड कर्ल और डब्ल्यू गेट की ये कमांड्स हैं। इनके इंशाल्लाह अभी हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। बहुत ज़्यादा हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। जिस तरह इनमें से कुछ ऐसी कमांड्स हैं जिनका ताल्लुक डीएनएस वगैरह की एंट्री से और डीएनएस सर्वर से है। हमने चूंकि डीएनएस सर्वर को अभी डिटेल में पढ़ा नहीं है और वो अभी बूट कैंप में काफ़ी बाद आने वाला है, तो इसलिए हम जस्ट इन कमांड्स को बेसिक लेवल पे भी लर्न करेंगे ताकि हमें एटलीस्ट इनको यूज़ करना आ जाए। और जब हम एडवांस लेवल पे चीज़ें डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम उनको मजीद डेप्थ में देखेंगे कि उन कमांड्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलें अपने वर्चुअल मशीन पे चलते हैं और फिर हम चीज़ें परफॉर्म करते हैं। जो फर्स्ट कमांड है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आई एफ कॉन्फिग। ये हमने पहले भी यूज़ की है, आई एफ कॉन्फिग। और ये हमारे लिए क्या करती है, ये असल में जो नेटवर्क के डिफरेंट इंटरफेसेस हैं ये उनकी कॉन्फ़िगरेशन हमें डिस्प्ले करती है, जिसमें इस तरह ये बता रही है कि ये आपका इंटरफेस है नेटवर्क का। ये इसके बारे में बता दिया। फिर डॉकर का इसने बता दिया कि ये एक डॉकर से रिलेटेड इंटरफेस है आपका। और एक आपका ये वाला है ई एन पी जो इथरनेट से रिलेटेड है। तो ये असल में वो इंटरफेस है जो हमारे वायरलेस जो जो मेरी वायरलेस मशीन का है। और इसी तरह ये लूप बैक का है। ठीक है, तो ये अब ये जो है ये इनके नेम्स हैं। ये जो कॉलम से पहले पहले लिखे हुए ये नेम्स हैं और ये फिर आगे उनकी डिटेल है। और जिसमें ये डिटेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अभी इस लेवल पे भी हमें चूंकि उनका पता नहीं है, क्योंकि अभी हमने नेटवर्क की जो डेप्थ वाली चीज़ें हैं वो डिस्कस नहीं की। लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जिस जिस तरह जिसमें ये आईपी एड्रेस है आपका और नेटवर्क मास्क है और इसका ब्रॉडकास्ट जो है वो इसका जो ब्रॉडकास्ट है ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि इसमें 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 इंफॉर्मेशन शो हो रही है। कुछ ये जो एक आर एक्स है ये ट्रांसमिशन के लिए कि जो रिसीव पैकेट्स हुए हैं ये उनकी डिटेल है। जो आर एक्स होता है ये रिसीव के लिए यूज़ किया जाता है और जो टी एक्स होता है जो टर्मिनोलॉजी ये ट्रांसफ़र के लिए या सेंड करने के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आया था कि आई एफ कन्फिग या आई पी कन्फिग। ये जो आई एफ कन्फिग है ये लिनक्स पे आई एफ कन्फिग है और अगर आप विंडोज़ में यूज़ करेंगे तो ये आई पी कन्फिग है। ठीक है, तो ये सेम कमांड जो है ये विंडोज़ के केस में आई पी कन्फिग है, लेकिन लिनक्स जो इन्वायरमेंट है या जो यूनिक्स इन्वायरमेंट सारे होते हैं उन पे ये आई एफ कन्फिग के तौर पे काम करती है। ठीक है, अच्छा ये बहुत बेसिक कमांड है। अब जिस तरह अगर आप नॉर्मल आई एफ कन्फिग लिखेंगे तो ये तो सारे जितने भी इंटरफेस अवेलेबल हैं ये उनकी डिटेल आपको दे देगा। लेट्स से मैं अगर किसी सिंगल इंटरफेस की डिटेल देखना चाहूँगा तो कैसे करूँगा कि आई एन कन्फिग और फिर मैं उसके साथ उसके सामने उस इंटरफेस का नाम लिख दूंगा। तो अब अगर आप सिर्फ उस इंटरफेस का नाम लिख देंगे तो फिर आपको सिर्फ डेडिकेटेडली उसी इंटरफेस की डिटेल शो होगी।
जिस तरह अभी आप लेट्स से इसके सामने एलो लिख देंगे तो ये आपको लूप बैक एड्रेस जो है ये उसकी डिटेल देगा। ठीक है, तो इस तरह करके ये आप चीजें यूज कर सकते हैं। तो मतलब आई एफ कॉन्फ़िग जो है ये सिंपली यूज की जाती है नेटवर्क की आपकी जो इंटरफेसेस हैं उनकी डिटेल देखने के लिए। ठीक है, अच्छा इसी तरह ना इसके पास एक और फैसिलिटी भी है कि अगर आप कोई नेटवर्क अपना डाउन करना चाहें या अप करना चाहें, मतलब कोई एक नेटवर्क इंटरफेस है उसे आप अप या डाउन करना चाहते हैं तो वो भी परफॉर्म कर की जा सकती है। मसलन कैसे कि लेट्स से हम देखते हैं कि ये हमारे पास सारे इंटरफेसेस हैं और इसमें कोई एक इंटरफेस ऐसा है जो हम अभी जानबूझ के बंद करते हैं और फिर उसे दोबारा इनेबल भी करते हैं। जिस तरह ये डॉकर जीरो वाला है, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इसको कहता हूँ कि इसको हम क्लोज इसको डाउन कर दें। ठीक है, अब उसके लिए हमें सूडो परमिशन चाहिए होंगी या जिसे कह रहे हैं कि रूट परमिशन चाहिए होंगी। तो हमने लिखा सूडो और फिर आई एफ कॉन्फिग और उसके बाद फिर हम लिखेंगे अपने इंटरफेस का नाम, जो भी इंटरफेस है हमने डॉकर जीरो यूज किया और हम साथ इसके लिख देंगे डाउन। ठीक है, और फिर हमसे ये पासवर्ड पूछ लेगा तो हमने दे दिया। अच्छा अब हम आई एफ कॉन्फिग दोबारा करके चेक करते हैं तो डिटेल देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल है। तो अब अगर आप देखें तो जब हमने आई एफ कॉन्फिग करके डिटेल देखी तो अब जो डॉकर वाला इंटरफेस था वो अब हमें शो नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब है वो हमने डाउन कर दिया, वो क्लोज कर दिया है, उसको जिस तरह डिसेबल कह लें कि वो डिसेबल कर दिया हमने इस कमांड की मदद से। तो हम किसी इंटरफेस को डिसेबल भी कर सकते हैं और वापस इनेबल भी कर सकते हैं। तो हम वापस वही कमांड देते हैं और अब इसमें सूडो आई एफ कॉन्फिग डॉकर जीरो और अप की साथ मेन्यू या ऑप्शन दे देंगे तो फिर हमारे लिए ये इसको अप कर देगा। तो अब अगर हम अगेन आई एफ कॉन्फिग करेंगे तो अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ वो वाला इंटरफेस वापस आ चुका है। तो इस तरह करके आप अपने किसी भी इंटरफेस को अगर मैनुअली क्लोज करना चाहें या डिसेबल करना चाहें या इनेबल करना चाहें तो वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल कौन सी कमांड है, ये वाली, कि आपने सूडो लिखा, आई एफ कॉन्फिग लिखा, फिर इंटरफेस का नेम लिखा और फिर आपने अप लिख दिया या डाउन लिख दिया, जो भी इसमें से आपने एक्शन परफॉर्म करना है वो सिंपली आपने परफॉर्म किया। ठीक हो गया। अच्छा अब ये जो कमांड है ये जरा पुरानी कमांड है, जो आई एफ कॉन्फिग है ये पुरानी कमांड है और इससे ये सिलसिला चलता रहा बहुत अरसे। लेकिन अब एक न्यू कमांड आ गई है जो यूं कह लें लेटेस्ट कमांड है, ये वो ज्यादा पावरफुल है, बहुत सारे एक्स्ट्रा काम कर सकती है। आज तो हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे वो कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीजें कर सकती है, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारी एडवांस चीजों का पता होना चाहिए। मतलब राउटिंग टेबल्स का हमें पता होना चाहिए, वो कैसे मेंटेन होते हैं, फिर हमें डीएनएस वगैरह की चीज़ों का पता होना चाहिए। तो चूंकि अभी हम उसकी डिटेल में नहीं गए, वो चीज़ें हमने डिस्कस नहीं की, तो इसलिए हम इन कमांड्स को उतनी डेप्थ में जिक्र नहीं करेंगे। जो दूसरी कमांड है वो है आईपी की। ठीक है, ये आईपी की कमांड है तो ये यूज की जाती है। ये यूं कह लें कि दिस इज ये बिल्कुल वही काम करती है जो आपकी आई एफ कॉन्फिग करती है, बट डिफरेंस ये है कि ये जो आईपी वाली कमांड है ये लेटेस्ट है और ये ज्यादा कही जाती है कि लिटरेचर के मुताबिक ये ज्यादा पावरफुल है। तो आज तो हम उसकी पावरफुलनेस नहीं देख सकेंगे क्योंकि वो जिस लेवल पे ये पावरफुल है वो चीजें अभी तक हमने पढ़ी ही नहीं है, वो स्टडी ही नहीं की। ठीक है, तो हमने नेटवर्क की बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजें डिस्कस ही नहीं की, तो जब हम वो करेंगे इंशाल्लाह तो फिर हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी आईपी अगर मैं लिख के एंटर करता हूँ तो ये मुझे कहता है कि कुछ ऑप्शंस आप मुझे प्रोवाइड करें। तो हम इसे कहते हैं जी ठीक है, आप आईपी एडीडीआर, ठीक है, ये हम इसे कहते हैं। तो फिर ये हमें कुछ डिटेल शो करता है और ये अगेन क्या क्या शो कर रहा है, ये उसी तरह जो इंफॉर्मेशन आई एफ कॉन्फ़िग दे रहा था कि हमारे डिफरेंट जो इंटरफेसेस थे उन इंटरफेसेस से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपका लूप बैक एड्रेस है, उसकी कुछ चीज़ें हमें बता रहा है, उसका आईपी बता रहा है और उसकी बहुत सारी डिटेल बता रहा है जो जिसमें अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ईएनपी, ये जो हमारा ईथरनेट वाला या वायरलेस वाला है, ये उसका भी आईपी एड्रेस यहाँ बता रहा है कि इस इंटरफेस पे ये आईपी एड्रेस मिला हुआ है। फिर इसी तरह ये जो कि ब्रिज नेटवर्क है तीसरे नंबर वाला, और ये उसका बता रहा है और उसको भी बता रहा है कि इसका आईपी एड्रेस ये है। और सेम इज द केस जो कि आपका आखिरी डॉकर वाला था। तो ये चारों चीजें हमने पहले आई एफ कॉन्फ़िग के केस में भी देखी हैं और सेम चीज हमने इस केस में भी देख ली है आईपी एडीडीआर के केस में।
ठीक है, इसको नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं IPA। तो अगेन ये बिल्कुल ADDR जो हमने लिखा था उसी का ये रेप्लिका कह लें, तो उसी के तौर पे ये इस्तेमाल होती है। अगर लेट्स से इसके साथ ये एक शो की कमांड भी दी जा सकती है, तो ये भी बिल्कुल यही काम करते हैं। तो आप सिंपली बेशक IPA लिखें, IPADDR लिखें, या IPADDR स्पेस शो लिखें, तो ये एक ही काम परफॉर्म करते हैं। इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम किसी एक स्पेसिफिक चीज की डिटेल चाहते हैं, हम कहते हैं अच्छा भाई आप सिर्फ IP एड्रेस, IP की डिटेल दो सिर्फ उसकी डॉकर की। तो मुझे लगता है कि हमने कमांड इनकम्प्लीट दी है, शो। ओके, ये आ गया। तो हम IPADDR स्पेस शो और स्पेस उसके बाद हमने डॉकर 0। मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ ताकि ज्यादा अच्छे से नजर आए। तो IPADDR शो और डॉकर जो भी हमारा इंटरफेस था, तो उसकी डिटेल दे देंगे तो सिर्फ एक इंटरफेस की डिटेल हमें दे देगा। इसी तरह अगर आप सिर्फ LO की दे दें, जो कि लूप बैक एड्रेस होता है, तो ये अब उसकी चीजें इसने हमें प्रोवाइड कर। ठीक है, तो इस तरह आप सिंगल एक इंटरफेस की डिटेल भी देख सकते हैं। अच्छा, सेम जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले अपने इंटरफेसेस को डाउन किया था और अप किया था, इसी तरह सेम काम इसकी मदद से भी किया जा सकता है। तो अभी मैं ये डॉकर वाला ही दोबारा इसको अप और डाउन करता हूँ। और ये कैसे करेंगे जी, इसके लिए हमें सूडो परमिशन चाहिए, और हम सूडो IP और लिंक स्पेस IP स्पेस लिंक और स्पेस सेट, और फिर हम इंटरफेस का नेम कॉपी कर देंगे और उसके बाद हम लिख देंगे डाउन। ठीक है, तो अब अगर आप IPA करेंगे तो अब देखें ये हमें क्या बता रहा है। अभी भी वैसे ये डिटेल में तो शो कर रहा है कि ये आपने यूज किया हुआ है। लेकिन सर यहाँ पे डाउन लिखा हुआ आ गया है स्टेट के बराबर में। यस, ये लिखा हुआ है, ये डाउन है ग्रुप डिफॉल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसने बता दिया कि आपने जो इंटरफेस बनाया हुआ था, जो जो भी इंटरफेस आपने डिसेबल किया है, वो एक्चुअली प्रॉपरली डिसेबल हो चुका है। और यानी हमें लिस्ट में सारे शो कर रहे हैं, लेकिन साथ उसने स्टेट भी बता दिया ताकि हमें पता आइडिया हो जाए कि ये डाउन है या अप है। अब इसी तरह हम इसको इसी पैटर्न में अप कर देंगे। तो सेम कमांड हम यूज करेंगे उसी तरह, sudo IP लिंक सेट डॉकर 0 और डाउन की जगह अप कर दें। और अब आप दोबारा अगर देख लें तो अगेन देखें कि आप जो डॉकर वाली डिटेल थी, स्टेट डाउन ग्रुप, अच्छा अभी भी ये डाउन ग्रुप लिखा हुआ है। और तो हमने डाउन नहीं किया हुआ। ये मुझे लग रहा है पहले भी डाउन ही आ रहा था। हाँ जी, ये पहले भी डाउन ही लिखा हुआ आ रहा था। आपकी डैश S लिंक तो, और ये, अच्छा ये इसकी कुछ स्टेटिस्टिक्स शो कर रहा है, डिटेल शो कर रहा है कि ये जो इंटरफेस है इससे रिलेटेड ये कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं। अभी हम एक काम करते हैं, हम ये जो हमारा ईथरनेट वाला है, हम इसकी डिटेल थोड़ी सी देखते हैं। और IP डैश लिंक, और फिर हम लिंक की स्टैट्स शो करते हैं। अच्छा, अब हमें यहाँ बता रहा है कि ये जो स्टैट्स है, रिसीव इसने किया तकरीबन इतनी बाइट्स, इसमें इतने पैकेट्स थे, इतने मल्टी कास्ट वाले पैकेट्स थे। इसी तरह इसने जो ट्रांसफर किए हैं, सेंड किए हैं, इतनी बाइट्स इसने सेंड की हैं, वो इतने पैकेट्स थे, और इसके अलावा कुछ और डिटेल यहाँ शो कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि जो अभी हमने अप और डाउन और वो चीज़ें देखी हैं, डाउन और किसी भी इंटरफेस को डाउन करना या अप करना, वो IP एड्रेस की मदद, IP की कमांड से वो शायद वर्क नहीं कर रहा, या एटलीस्ट हमें
उसको रीड करते हुए प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको चले मैं देख के आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इशू क्या है, या हम उसको प्रॉपरली रीड करने में कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, वो मैं आपको डिटेल बता दूंगा। तो ये कमांड है जो हमें ये बताती है कि अगर आप किसी एक इंटरफेस से रिलेटेड कोई स्टैट्स वगैरह देखना चाहते हैं कि कितना डेटा ट्रांसफर हुआ है आज तक, और कितना जनाब पैकेट्स वगैरह कितने ट्रांसफर हुए, तो ये चीज़ें हमें बता सकता है। तो ये बेसिकली आईपी की ये कमांड्स थी। इसके अलावा जो आईपी का ज्यादातर काम होता है ये राउटिंग टेबल्स के साथ होता है, जो इसी मशीन के ऊपर जो राउटिंग टेबल बन रहे होते हैं। लेकिन अभी हमें राउटिंग टेबल्स के बारे में और उन चीज़ों के बारे में भी पता नहीं है, तो वो नेटवर्क से जब उन डिटेल में हम जाएंगे, वो काफ़ी आगे बूट कैंप में जब हम नेटवर्क का खास तौर पर चीज़ें पढ़ेंगे, तो उस टाइम हम इनको डिटेल में देखेंगे। फिर जो तीसरी कमांड है, ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पिंग की। तो ये आपको पता ही होगा कि पिंग की कमांड किस लिए यूज़ करते हैं। तो हम किसी भी नॉर्मली आप अक्सर आपने देखा कि जब आप चेक करते हैं कि अपनी मशीन के ऊपर चेक करना चाहते हैं कि आपका इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा, तो हम नॉर्मली हमारी कन्वेंशन क्या है कि हम ब्राउज़र ओपन करते हैं और उसमें गूगल का पेज ओपन करने की कोशिश करते हैं। अगर वो ओपन हो जाए तो हम कहते हैं कि नेट चल रहा है, और अगर ना ओपन हो तो इसका मतलब नहीं चल रहा। लेकिन अगर एक सर्वर है और उस सर्वर पे तो ब्राउजर नहीं होगा, तो फिर टर्मिनल से कैसे चेक करेंगे? टर्मिनल से चेक करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है पिंग। पिंग लिखेंगे और स्पेस देकर फिर आगे उस वेबसाइट का नाम लिख देंगे जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं। तो आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ आप इसने बताया कि अच्छा हम पिंग कर रहे हैं, और ये उस सर्वर का आईपी एड्रेस है, ये बाय डिफॉल्ट खुद ही ले आता है, और ये अब उसको पिंग कर रहा है और उसके अगेंस्ट रिप्लाई भी आ रहे हैं। ठीक है, अब ये मुसलसल करता रहेगा जब तक आप इसको रोकेंगे नहीं, ये हमेशा पिंग करता रहेगा। पिंग करने का मतलब ये है कि ये उस अपनी मशीन उस सर्वर की तरफ एक पैकेट भेजता है, और उस पैकेट के रिवर्स में या उसके रिस्पांस में एक मजीद एक पैकेट रिस्पांस में आता है, ताकि पता चलता है कि हाँ जी वो मशीन अलाइव है, वो जिंदा है, और वो आपके रिक्वेस्ट को रिस्पांस बैक कर सकती है। अब ये देखें, ये बिल्कुल रुकने वाला नहीं है, तो हम कंट्रोल सी करके इसको रोक दें। ठीक है, तो इससे हमें फिर आखिर पे स्टैट्स भी बता देगा कि आपने 38 पैकेट्स भेजे थे, ट्रांसमिट किए थे, 38 ही रिसीव हुए। इसका मतलब है कि आपने जितना भी डेटा भेजा था, हर डेटा भेजने क्या रिस्पांस आया है, और वो 100% रिस्पांस आया है, 0% लॉस हुआ है, इतने टाइम लगा है आपका, और ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरह आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी किसी भी पर्टिकुलर मशीन के साथ हो रही है या नहीं हो रही। समटाइम हम जब राउटिंग जब नेटवर्क्स वगैरह की डिवाइसेस वगैरह को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हम ये चीज़ें चेक करते हैं कि इस मशीन से कोई राउटर या स्विच या दूसरी और मशीन जो है वो एक्सेसिबल हैं या नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि वहां तक डेटा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। तो आप अगर सिंपल पिंग यूज करेंगे, तो ये एक इनफाइनाइट पिंग्स लग जाएंगी जो हमेशा चलती रहेंगी। लेकिन हम इसको लिमिटाइज भी कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अच्छा भाई, इसको मुसलसल मत करते रहो, डैश सी काउंट, इनके काउंट लगा दो 5 का। तो अब ये 5 पैकेट्स भेजेगा और उसके बाद खुद ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो 5 पैकेट्स इसने भेजे और इसके पास क्लोज हो गया। तो इस तरह आप लिमिट कर सकते हैं कि अच्छा, अब इनफाइनाइट नहीं लगाना, सेट ऑफ पैकेट्स जो हैं सिर्फ उनको आपने उतने पैकेट्स आपने भेजने हैं और उतने ही रिस्पांस में आने चाहिए। अच्छा, एक और ऑप्शन है पिंग, और यहाँ एक ऑप्शन मैं देता हूँ, वो है डैश एस की। ठीक है, डैश एस, और साथ मैंने 2 लिख दिया। ये बेसिकली डिले है। ये डिले कौन सा, कि आपने एक पैकेट जो भेजना है, एक पैकेट भेजने के बाद आपने कितने सेकंड्स का डिले देना है। अभी आप अगर गौर करें तो मैंने इसको 2 सेकंड का डिले दिया और ये मुसलसल चल रहा है। तो मैं अब इसे कहना चाहता हूँ कि नहीं, आपने काम करना है। आपने नंबर 1, तो आपने काउंट आपने 5 लेना है, और डैश एस, ये आपने तकरीबन 3 सेकंड का आपने गैप लेना है। तो हर पैकेट जो सेंड होगा उसके दरमियान में 3 सेकंड का गैप आएगा। तो आप देखें, ये 3 सेकंड ले रहा है और उसके बाद पैकेट्स को सेंड कर रहा है। तो इस तरह करके ये चीज भी की जा सकती है, लेकिन नॉर्मली ये कम इस्तेमाल होती है, सिर्फ हम काउंट वगैरह को ज्यादातर यूज करते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन भी है, वो है हमारे पास, लेट्स से मैं काउंट को साथ यूज करता हूँ ताकि ज्यादा पैकेट्स ना सेंड हो, वो डैश कैपिटल डी। अच्छा, अब ये देखें, डैश कैपिटल डी से क्या हुआ, जो इंफॉर्मेशन हम पहले इधर सेंड कर रहे थे, अब यहाँ देखें, यहाँ टाइम स्टैम्प इसके साथ नहीं था,
लेकिन अभी टाइम स्टैम्प भी इसके साथ आ रहा है कि भाई अभी जो करंटली मशीन के ऊपर जितने भी मिली सेकेंड्स हुए हैं या नंबर ऑफ सेकेंड्स जितने भी अवेलेबल हैं हुए हैं, वो आपको बता रहा है कि इस टाइम पर जो मशीन में करंट टाइम है वो ये वाला है, इस टाइम पर हम ये पैकेट भेजा गया था। तो अगर आप इस टाइम में भी इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप सिंपल साथ डैश टी की ऑप्शन देंगे और ये आपके लिए टाइम स्टैम्प को प्रिंट कर देगा। लेकिन नॉर्मली ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस भी की है, और जो नेटवर्क के लोग हैं वो भी ये हमें बताते हैं कि इस इतनी ज़्यादा ऑप्शंस की ज़रूरत अक्सर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली बस हमें यही देखना होता है कि एक लिमिटेड सेट ऑफ हमने पैकेट्स भेजने होते हैं, पिंग के पैकेट्स, ताकि बस हमें आइडिया हो जाए कि नेटवर्क की कनेक्टिविटी कैसी है। बहुत अच्छी है कनेक्टिविटी या बिल्कुल, समटाइम ऐसा होता है कि आप डेटा भेज रहे होते हैं तो एक दो पैकेट्स सेंड होके जो रिसीव होते हैं, यानी कि उनका रिस्पॉन्स रिसीव होता है, बाकियों का नहीं होता। इसका मतलब है कि रास्ता ऐसा है कि आपका डेटा जिस पाथ से गुजरते हुए गया है उसमें थोड़ा सा कंजेशन है, उसमें ये मसला है कि आपका डेटा पहुंच तो जाता है लेकिन हर डेटा नहीं पहुंचता है। इसका मतलब है कि उस पर कंजेशन बहुत ज्यादा है, कंजेशन का मतलब रश बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से आपके पैकेट जो है वो लॉस हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि कंडीशन है और फिर उसको कंट्रोल हमें करना चाहिए। लेकिन अगर जिस तरह हमारे पैकेट्स जहाँ बड़े सक्सेसफुली जा रहे हैं और सारे पैकेट्स का रिस्पांस भी प्रॉपरली आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो रास्ता है वो बड़ा साफ है, उसमें किसी किस्म की कंजेशन नहीं है। जो नेक्स्ट हमारी कमांड है वो है ट्रेस राउट की। ठीक है, ये ट्रेस राउट आपने ये नाम से ही पता है कि ट्रेस के रास्ते को ट्रेस करना, कि आप एक खास जगह पे जाना चाहते हैं और उस रास्ते को आप ट्रेस करना चाहते हैं। तो इससे आइडिया क्या होता है, ये ट्रेस राउट असल में कमांड यूज इसलिए की जाती है कि आप कहते हैं कि अच्छा मेरी मशीन से ये जो सर्वर है, जैसे गूगल का जो सर्वर है, इस सर्वर तक जाने में कितने हॉप्स आते हैं। हॉप्स का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस दरमियान में इन्वॉल्व हैं मेरी इस मशीन से दूसरी मशीन तक जाने के लिए। अच्छा, अब इसने हमें एक एरर दे दिया, इसने कहा जी आपने इसके ऊपर आपकी मशीन के ऊपर ट्रेस राउट की जो फैसिलिटी है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो आप क्या करें, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो देखते हुए इसको सबसे पहले तो इंस्टॉल करें। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसमें से लेट से ये वाली इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इंस्टॉल किया। ओके जी, तो अब हम दोबारा कहते हैं जी ट्रेस राउट। ठीक है जी, ट्रेस राउट गूगल। तो अब ये देखें, अब ये क्या कर रहा है कि ये कह रहा है जी आपकी आपकी जो मशीन है उस मशीन से लेकर, ठीक है, आपके रास्ते में तकरीबन 10 डिवाइसेस आई। एक ये डिवाइस जो कि मेरा वाईफाई है, और वो वाईफाई आगे जिस डिवाइस से कनेक्टेड है और वो डिवाइस आगे जिस डिवाइस से कनेक्टेड है। तो इस तरह करके जितनी भी डिवाइसेस दरमियान में रास्ते में आती हैं, तो ये उसके बारे में डिटेल बताता है कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, उनके आईपी एड्रेसेस क्या हैं और कितना तकरीबन टाइम लग रहा है। ठीक है, तो उस सर्वर तक पहुंचने में जो कि आपके गूगल का जो सर्वर है वो जो कि ये है, इस सर्वर तक पहुंचने में दरमियान में कितनी डिवाइसेस आती हैं ये डिफरेंट हो सकती हैं। जिस तरह गूगल के केस में इतनी हैं, हम फेसबुक को अगर ट्राई करें कि उसकी कितनी है, तो फेसबुक को एक्सेस करने में हमारी तकरीबन 11 डिवाइसेस दरमियान में आती हैं। इसी तरह हम अगर कोई एक और ट्राई कर लेते हैं, CNN को ट्राई करते हैं। अच्छा, ये जब स्टार आते हैं तो इन स्टार का मतलब ये होता है कि ये जो डिवाइसेस हैं दरमियान में, ये रिप्लाई बैक नहीं कर रही, या आपका जो पैकेट है वो पैकेट जो है उन डिवाइसेस तक पहुंच नहीं पा रहा। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ प्रॉब्लम है इस सर्वर तक हमारी ये जो ट्रेस राउट की कमांड है ये बेसिकली नहीं पहुंच रही। तो इसने बहुत सारी ट्राइज की हैं, लेकिन जहां तक सिर्फ 7 डिवाइसेस तक तो ये पहुंच सका है, उससे आगे मजीद डिवाइसेस तक ये नहीं जा सका।
तो इसका मतलब है कि इस वाली वेबसाइट को एक्सेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है। तो समटाइम इसमें टीटीएल का एक मसला आ जाता है कि टाइम टू लिव। तो नॉर्मली आप टाइम टू लिव की एक पैकेट जो है वो कितनी मशीन्स तक या कितने हॉप्स तक जिंदा रह सकता है, लिव लिव रह सकता है या लाइव रह सकता है। तो अगर हमने कम मेंशन किए हैं तो तब भी जो हमारी एंड डिवाइस है वहां तक पहुंचने से पहले ही हमारा पैकेट जो वो डेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो बताता है कि चाहे चूंकि वो पैकेट डेड हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्स भी नहीं आता। तो आपकी जो मशीन है वो ये समझती है कि मैंने पैकेट तो भेजा था लेकिन इसका रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसको फिर वो कंसिडर करती है स्टार स्टार। तो ये मे बी ये वाला इशू हमें फेस करना पड़ रहा हो कि इतने डिवाइसेस के बाद जो आपका टीटीएल है वो डाउन हो जाता है, तो वो मजीद नहीं पहुंच पाता। या ये भी है कि वो जो डिवाइसेस हैं वो आपको रिस्पॉन्स बैक ही नहीं कर रहे, उन पे इतना रश है कि वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, तो आपका टाइम आउट हो जाता है। तो ये मल्टीपल रीजन होती हैं उसमें, अभी हम फौरन तो नहीं कह सकते कि एक्चुअली क्या रीजन होती है, लेकिन नॉर्मली यही मसला होता है कि आप जो टीटीएल का इशू होता है प्लस आपके टाइम आउट का इशू होता है। ठीक है। अच्छा, इसी ट्रेस राउट में एक और ऑप्शन है, हम उसको जरा उसका मैनुअल देखते हैं, ट्रेस राउट। और इसमें एक ऑप्शन होती है एम की, स्मॉल एम के नाम से होती है। हाँ जी। अच्छा, ये देखें, स्मॉल एम की एक ऑप्शन है कि जिसमें आप मैक्सिमम ये बता देते हैं कि अच्छा मैक्सिमम कितने हॉप्स तक जाना है। ठीक है। तो मैक्सिमम टीटीएल बता देते हैं कि मैक्सिमम कितनी हॉप्स तक जाना है, अगर इससे ज्यादा हो रही है तो फिर आपने बस छोड़ देना है, फिर आपने उस सर्वर को का रास्ता जो है ना वो ट्रेस नहीं करना। तो लेट्स से अगर मैं इसी CNN को डैश एम करके 30 कर देता हूँ, तो ये 30 हॉप्स तक जाएगा बाय डिफॉल्ट। और उसके बाद फिर ये मजीद पिंग करना या राउट को ट्रेस करना बंद कर दें। हमने देखा ये पहले पहले भी 30 तक गया था, तो अभी भी ये 30 तक जाके बंद कर देगा। हम इसको एक दफा 20 के साथ भी ट्राई करते हैं कि फिर क्या होता है। ये देखें 30 पे रुक गया है। हम इसी को कमांड को 30 से 20 कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये 20 हॉप्स तक जाते ही फिर अपना काम जो है वो उसको रोक देगा। तो ये इसने 20 टोटल हॉप्स जो थी वो कवर की, क्योंकि हमने बताया कि आपका टाइम टू लिव कितना है कि 20 डिवाइसेस तक, मैक्सिमम 20 डिवाइसेस तक आप जा सकते हैं, और उसके बाद आपने नहीं जाना। ठीक है। तो इस तरह हम ये चीजें भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके जी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट कमांड है वो है नेट स्टेट। नेट स्टेट, ये देखें, ये जो नेट स्टेट है ये बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट हमें सेंड करता है। ये असल में हमारी मशीन के ऊपर डिफरेंट सॉकेट्स होती हैं, जो कुछ टीसीपी सॉकेट्स होती हैं, कुछ आपकी यूडीपी सॉकेट्स होती हैं। तो ये उन सब की डिटेल जो है वो हमें डिस्प्ले करता है कि ये इतनी सारी सॉकेट्स हैं और ये सारी उनकी डिटेल है। ठीक है। अगर हम सिंपल ऐसे लिखें तो ये हमें बहुत सारे, ये सारी जो अवेलेबल होती हैं जो हम वो हमें बता देता है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको फिल्टर आउट करते हैं कि भाई नहीं, हमें सारी इस तरह नहीं चाहिए, कोई किसी और तरीके से हमें चीजें डिस्प्ले करो। और कैसे करो, हम कहते हैं जी नेट स्टैट स्पेस डैश TULN। ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया, अब हमने इसे कहा कि अच्छा आपने ना सारे टीसीपी और यूडीपी वो वाले जो टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल वाले आपके सॉकेट्स हैं, सिर्फ वो आपने डिस्प्ले करना। तो अब इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ टीसीपी वाली हैं और यूडीपी वाली हैं। इसमें जो टी है वो टीसीपी के लिए, यू यूडीपी के लिए। ठीक है। और एन के लिए यानी कि ऑल आपने नंबर शो करना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, वो है एक एक इसमें ऑप्शन है ए की, ATUN। इसमें भी तकरीबन ये ऑल, सॉरी,
ये शो कर रहा है कुछ। अब हमें लेट्स से अभी पता नहीं चल रहा कि ये इनका क्या मतलब है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम मैन में जाएंगे और नेट स्टेट को पढ़ेंगे, और उससे हमें बड़े अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये इनका क्या मतलब है। तो हमने जो ऑप्शन देखी थी उसमें टी है, यू है, ए है, और एन है, और एल है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ एन की ऑप्शन तो न्यूमेरिक के लिए यूज की जाती है कि शो न्यूमेरिकल एड्रेसेस। ठीक है, तो ये अगर आपने न्यूमेरिकल एड्रेसेस देखने हैं तो ये उसके लिए यूज की जाएगी। फिर एल जो है, एल की कमांड यूज की जाती है कि शो ओनली लिसनिंग सॉकेट्स, कि वो वाली सॉकेट्स शो करें जो लिसन कर रही हैं, जो अभी वेट कर रही हैं किसी भी रिस्पांस का, सॉरी किसी भी इनपुट का वेट करने कि कोई हमारे साथ कनेक्शन आके स्टैब्लिश कर ले। और जो इसमें टी है वो टीसीपी के लिए है, और यू जो है वो यूडीपी के लिए। अब इसमें मजीद आगे डिटेल नहीं दी, मे भी ऊपर हो, यू की और एल की, सॉरी टी की। नहीं, यहाँ डिटेल में नहीं बताया। चलें कोई बात नहीं। वैसे तो हमें आइडिया है कि जो टी है वो टीसीपी के लिए, यू यूडीपी के लिए, एल जो है वो हमारे जो लिसनिंग फॉर्म में हमारी सॉकेट्स हैं कि जो लिसन कर रही हैं अभी उनके लिए, और एन जो है वो न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, इसमें एक आई है कि इंटरफेसेस डिस्प्ले अ टेबल ऑफ ऑल नेटवर्क इंटरफेसेस, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं कि नेट स्टैट डैश आई। तो अब ये देखें, इसने क्या शो किया है कि जो आपके अभी हमने देखा था कि जितने भी हमारे नेटवर्क के इंटरफेसेस हैं ये उनकी डिटेल शो कर रहा है। तो इसने हमारे लिए ये सारे इंटरफेसेस ये लिस्ट कर दिए, साथ उनका मैक्सिमम जो ट्रांसमिशन यूनिट है उसको डिस्प्ले किया कि मैक्सिमम जो पैकेट का साइज है वो इतना हो सकता है। और फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल हैं जिसमें अभी हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह करके हम ये नेट स्टेट से अपने इंटरफेसेस शो कर सकते हैं। अगर आपने बहुत इस तरह ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जहाँ से भी ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए तो फिर हम आईपी की कमांड, जो आई एफ कन्फिग जो है उसकी, उस कमांड से भी इसकी ज़्यादा डिटेल देख सकते हैं, जिसमें आईपी एड्रेसेस का फिर ज़्यादा जिक्र होगा। इसमें आईपी एड्रेसेस की डिटेल नहीं है, इसमें सिर्फ नेटवर्क के स्टैट्स वगैरह शो करने के लिए यूज़ करते हैं कि जो भी एक इंटरफेस है उसकी स्टैट्स क्या है, कितने पैकेट्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ये उस तरह की डिटेल शो करता है। इसी तरह एक और कमांड है या एक और ऑप्शन है नेट स्टैट की, वो डैश एस के साथ। तो वो क्या करता है, ये समरी शो करता है कि हर जो आपका प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल के लिहाज से कि आईपी का जो प्रोटोकॉल है उसके कुछ स्टैट्स आ गई हैं कि इतने पैकेट्स फॉरवर्ड हुए थे, उनके साथ ये हुआ है, इतने इनकमिंग आए हैं, इतनी रिक्वेस्ट सेंड आउट हुई हैं। इसी तरह आईसीएमपी का पैकेट जो है वो इतने सेंड किए गए हैं, और उनकी उनकी कुछ स्टैट्स आ गए। 20 जो है वो डेस्टिनेशन अनरीचेबल गई हैं, टाइम आउट इन ट्रांजिट ट्रांजिट जो है वो 121 हुई। तो इस तरह करके ये डिफरेंट, और जो टीसीपी के हैं, टीसीपी की बता रहा है कि ये डिटेल आई है, और यूडीपी की ये डिटेल है। तो अगर आपने कभी ये देखना हो पर प्रोटोकॉल डिटेल देखनी है तो सिंपली आपने कौन सी कमांड देनी है, नेट स्टेट डैश एस। ठीक है, इसके अलावा एक और कमांड है जो कि आर के लिए, आर के लिए या आर की ऑप्शन है, ये आपका राउटिंग टेबल शो करती है। ये राउटिंग टेबल में यानी कि आपकी जो इस टाइम मशीन है उस मशीन पे एक राउटिंग टेबल बना हुआ है कि अगर ये आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, और तो उसका जो गेटवे है वो कौन सा है। तो ये डिफॉल्ट गेटवे, जब 00 लिखा होता है इसका मतलब ये डिफॉल्ट गेटवे है। डिफॉल्ट गेटवे हमें पता है कि हमारी जो ये वाली मशीन है जो कि ब्रॉडकॉम डॉट होम के नाम से, ये हमारा डिफॉल्ट गेटवे है। यहाँ लिखा भी है कि ये दिस इज डिफॉल्ट, और ये गेटवे का नाम है। ठीक है, और फिर इसका जो नेटवर्क मास्क है वो भी इनका सामने लिखा होता है, और कुछ फ्लैग्स होते हैं जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन शो कर देते हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारी डिटेल है। आखिर पर ये लिखा हुआ है कि अगर आपने इस अगर इस डेस्टिनेशन पे आपने डाटा भेजना होगा तो वो कौन से इंटरफेस की तरफ आप भेजेंगे, अपने मशीन के कौन से इंटरफेस की तरफ भेजेंगे, तो वो अपनी एक्चुअल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो ये आखिर पे इंटरफेस भी ये चीज बता देता है कि ये डेस्टिनेशन अगर आपकी है और इस इंटरफेस पे भेजेंगे
तो वो आपका राउटिंग गेटवे से, जो कि आपका डिफॉल्ट गेटवे है, उससे होता हुआ आपकी उस एक्चुअल मशीन की तरफ डेटा पहुंच जाएगा। तो ये राउटिंग टेबल भी अभी हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ को, हर कॉलम को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है कि हम जब राउटिंग टेबल्स को ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें राउटिंग टेबल्स को थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। तो उस केस में मैं चाह रहा हूँ कि हम उस टाइम इस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि हम अभी इस पे करें। अभी ये कमांड्स मैंने इंट्रोड्यूस इसलिए की हैं ताकि बहुत सारी चीज़ों का हमें अभी से आइडिया हो जाए कि अच्छा, कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो इस तरह के काम परफॉर्म करने के लिए यूज होती हैं। तो अगर हमें दरमियान में ड्यूरिंग बूट कैम्प जरूरत पड़े तो हम इनको बहुत सिंपल लेवल पे यूज भी कर सकते। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड है कि जो कि है सूडो, वो जो सूडो परमिशन चाहती है कि नेट स्टेट, और उसमें हम कहते हैं जी डैश टी यू एन एल और पी। ये पी फॉर प्रोसेसेस आती है कि आप हमें डिस्प्ले करें जो प्रोसेस आईडीज हैं वो। ठीक है, तो इसने साथ हमें प्रोसेस आईडीज भी शो कर दी हैं। तो ये प्रोसेस आईडीज हमें नजर किधर आ रही हैं? तो ये प्रोसेस आईडीज नजर आ रही है, ये वाली, ये पीआईडी जो लिखा हुआ है, पीआईडी जो प्रोग्राम है, और ये साथ ये प्रोसेस आईडी। ये प्रोसेस आईडी क्या होती है? ये आपको पता ही है कि जो हमारी मशीन के ऊपर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब वो कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो उन प्रोग्राम्स को वो एक आईडी असाइन करता है, तो जिसे हम प्रोसेस आईडी के नाम से जानते हैं, ताकि वो यूनिकली वो प्रोग्राम जो है वो एक यूनिक नंबर की मदद से आइडेंटिफाई हो सके और मशीन उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। तो ये प्रोसेस आईडीज हैं। अगर आपने देखने हो कि कौन सा आपका, लेट से मैं इस कमांड को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई सिर्फ टी वाले दिखा दो। ठीक है, टीसीपी वाले दिखा दो। तो ये इसने क्या किया, सिर्फ टीसीपी वाले हमें कनेक्शन दिखा रहा है और साथ बता रहा है कि ये टीसीपी वाला किसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये आपका सिस्टम डी रिजॉल्व के साथ। इसी तरह अगला जो है ये स्लैश, ये एस एस एच डी की सर्विस है, ये उसके साथ है। और एस एस एच डी की जो सर्विस है उसका प्रोसेस आई डी 772 है। तो इस तरह अक्सर हमें जरूरत पड़ती है कि लेट से हमारी कौन सी पोर्ट्स हैं। मसलन जिस तरह अगर आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये जो आपका लोकल होस्ट है, ये जो सी सी यू पी एस डी का जो प्रोसेस है, जिसकी प्रोसेस आई डी 719 है, इस ये वर्क कर रहा है लोकल होस्ट इस एड्रेस पे, और ये पोर्ट नंबर 631 यूज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट वाला है वो पोर्ट नंबर, वो इस आईपी एड्रेस पे काम करता है और ये पोर्ट नंबर यूज कर रहा है। इसीलिए इसी तरह मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जो हमारे पिछले सेशन थे जिसमें एसएसएच को हमने डिस्कस किया था कि हमारे ये पोर्ट नंबर 22 यूज करता है। तो ये अगर आप देखें तो ये कहता है कि ये किसी खास आईपी एड्रेस पे तो नहीं काम करता, ये एनी आईपी एड्रेस पे काम कर सकता है, लेकिन साथ ही कहा कि ये पोर्ट नंबर 22 पे काम करता है। तो इस तरह हमें ये आइडिया हो जाता है कि अच्छा, हमारी कौन सी जो सॉकेट है वो कौन सा प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये हमें काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो ये कमांड आपको पता होनी चाहिए कि इसमें डैश पी की बस ऑप्शन आपने मेंशन करनी है, तो जिससे ये क्या करेगा, बहुत सारे हमें जो प्रोसेस आईडीज हैं वो प्रिंट कर देगा। इस तरह अगर आप लास्ट पे देखें तो इसमें से कुछ TCP6 है लिखा हुआ है, और कुछ सिंपल टीसीपी लिखे हैं। ये TCP6 जो है, ये आईपी वर्जन 6 जो होता है, जो आईपी एड्रेसेस होते हैं उनका वर्जन 6 भी एक होता है, ये उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो सिंपल टीसीपी है ये आईपी वर्जन 4 के लिए। लेकिन अगर आपको आईपी वर्जन 6 का नहीं भी आइडिया है तो कोई मसला नहीं है। तो हमें ज्यादा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। फिर एक नेट स्टेट और डैश एच, ये ह्यूमन रीडेबल ऑप्शन शो करता है, और उसमें हमें कहा है जी प्रॉब्लम है, आपने सही तरह डिटेल नहीं दी। अच्छा, तो हम इसे कहते हैं जी TLN और एच। अभी भी नहीं जी, एच की ऑप्शन भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये चेक करना।
RIG है, SM है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैनुअल H की ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं। चलो ये भी अच्छी बात है, हमें यूज नहीं करनी पड़ी। अच्छा, अच्छा एक और ऑप्शन अवेलेबल है S की, एक T की ऑप्शन भी है और एक S की। T फॉर तो आपको पता ही है, TCP है, और S फॉर स्टेटिस्टिक्स, डिस्प्ले नेटवर्क स्टेटिस्टिक्स। तो ये हम देख लेते हैं, नेट स्टेट डैश S। तो ये हम कहते हैं कि जो T वाले जो ट्रांसपोर्ट सॉरी टीसीपी वाले जो पैकेट्स हैं, ये जरा उनकी डिटेल हमें शो कर। तो अगर हम सिंपल ये एस लिखेंगे, तो ये हमने पहले भी देखा है कि सिंपल एस करेंगे तो टीसीपी और यूडीपी, जितने भी वो प्रोटोकॉल जो टीसीपी और यूडीपी इटसेल्फ, और जो जो और प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी का इस्तेमाल करते हैं, उन सब की डिटेल आ जाती है। लेकिन अगर हमने जहाँ क्या किया कि हमने कहा अच्छा हमें स्टैट्स तो शो करो, लेकिन सिर्फ टीसीपी वाले की, तो जो आप जो आईसीएमपी पैकेट होता है, ये सब बिहाइंड द सीन टीसीपी को इस्तेमाल करता है, और इसी तरह जो आपका टीसीपी है वो इटसेल्फ खुद से आ गया, और यूडीपी की कोई डिटेल नहीं आई, और टीसीपी एग्जिट वगैरह का ये डिटेल आ गई। तो इसी तरह अगर आप यूडीपी का देखना चाहें तो आप टी की जगह यू लिख दें, तो ये आपको सिर्फ यूडीपी वाले जो है वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप ये चीजें भी देख सकते हैं। अच्छा, ये तो थी आपकी नेट स्टेट की, इनकी अक्सर हमें जरूरत पड़ती है, बस इसलिए मैंने आपको बताया। अच्छा, अब नेट स्टेट से जो काम किया जा सकता है ना, ये एक और कमांड है SS। ठीक है, तो ये सिस्टम मैनेजर मैनुअल है इसका। ये SS इज अनदर यूटिलिटी टू इन्वेस्टिगेट सॉकेट्स। तो ये सॉकेट्स को साथ ये असल में यूज किस लिए की जाती है, सॉकेट स्टेटिस्टिक्स देखने के लिए। तो SS एक्चुअली स्टैंड्स फॉर सॉकेट स्टेटिस्टिक्स। तो ये कमांड जो है ये नेट स्टेट से एडवांस कमांड है, या यूं कह लें कि इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ नेट स्टेट। और मैं वैसे, चूंकि पुराने लोग नेट स्टैट को ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, तो क्योंकि उनकी आदत बनी होती है, लेकिन अगर आप उसको छोड़कर ये SS भी यूज करें तो ये भी सूटेबल है काफी। तो SS से भी वही चीजें की जा सकती हैं जो कि आप उससे परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये आपकी जो सॉकेट्स हैं उनकी डिटेल शो करती है। देखें ये कितनी सारी इसने डिटेल हमें शो कर दी है, तो काफी लंबी चौड़ी डिटेल इसने शो कर दी है। प्रोटोकॉल कौन सा है, रिसीव क्यू, सेंड क्यू वगैरह वगैरह, लोकल एड्रेस, फॉरेन एड्रेस वगैरह वगैरह, बहुत ज्यादा। ये प्रोसेस आईडी भी बाय डिफॉल्ट हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो सिंपल SS की मैंने कमांड दी थी, बिल्कुल ये तो कुछ और उसने शो किया है। अब हम थोड़ा सा इसको फिल्टर मजीद करते हैं कि अच्छा SS-T कि सिर्फ टीसीपी वाले शो करो। तो टीसीपी वाले ये बता रहा है कि अच्छा ऐसे तो कोई नहीं है, ऐसी कोई सॉकेट्स नहीं है जो टीसीपी वाली हैं। इसी तरह क्या यूडीपी की कोई है, तो वो कहता है जी हाँ एक है जो यूडीपी की है, ये इस टाइम अवेलेबल है। अच्छा, इसी तरह एक ऑप्शन है -L की। अच्छा, ये वो ये लिसनिंग जो लिसनिंग स्टेट में है, ये वो सारी आ गई हैं जो लिसन कर रही हैं। ठीक है, अब मैं इसे कहता हूँ कि अच्छा -TL करो, ताकि टीसीपी की वो वाली सारी सॉकेट्स मुझे शो करवा दो जो लिसन कर रही हैं, जो भी इंतजार कर रही है कि कोई आकर इनके साथ अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। तो जो सिंपल अगर आप टी यूज करेंगे तो उसमें वो वाले सॉकेट शो करेगा जिनके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, कोई ना कोई उनके साथ आके कनेक्टेड है, और बस वो इसे यूज कर रहा है, यानी कि इनकी आपस में कम्युनिकेशन चल रही है। ये उस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। अब अगर आपने TL कर दिया, तो L का मतलब है कि लिसनिंग हालत में जो लोग हैं, जो सॉकेट्स हैं, सिर्फ वो वाली हमें शो करे। इसी तरह हम एक और कमांड यूज कर सकते हैं इसमें, लिसनिंग के बजाय हम इस्टेब्लिश्ड। तो अब अगर आप देखें तो के लिए वो कह रहा है जी यूडीपी टीसीपी के केस में कोई भी आपकी इस्टेब्लिश्ड वाली सॉकेट जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम उसका उसका देखें कि यूडीपी के लिए कोई है, तो वो उसने बताया कि हाँ जी ये एक अवेलेबल। ये हमने हमने उसने हमें पहले भी ये शो कर दी थी।
कि हाँ जी जिनके साथ इस्टेब्लिश वाला है ई है, अब आप ई लगा देंगे तब भी ठीक है, ना लगाएंगे तब भी ठीक है। तो वो हमेशा जो इस्टेब्लिश वाले कनेक्शन होंगे, जिनके जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जिनकी कम्युनिकेशन जारी है, ये वो सिर्फ वो शो करेगा। फिर नेक्स्ट जो है वो स्टेट स्टेट ऑल है। तो ये ऑल जितने भी आपके सॉकेट्स हैं, ये उनकी डिटेल शो कर रही है, ये तो पहले भी कर रहा था। फिर एस एस एच डैश एस है। तो इसमें क्या कर रहा है कि ये जो डिफरेंट है, ये बिल्कुल एक समरी रिटर्न कर रहा है हमें कि टोटल आपकी सॉकेट्स कितनी हैं, टीसीपी की इतनी है जी, अच्छा ट्रांसपोर्ट, और ये वाली हैं, इसमें रॉ की टोटल एक है, यूडीपी की 8 सॉकेट्स हैं, टीसीपी की 6 हैं, आई नेट की 15 हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, और टोटल इतनी है, आईपी की इतनी है, जो सिंपल आईपी वर्जन 4 है और जो आईपी वर्जन 6 है, तो ये बता रहा है कि 4 वाले की इतनी है, आईपी वर्जन 6 की इतनी है। तो ये हमें सिंपल, अगर हमने चेक करना हो कि सिंपल समरी हमें बताओ, तो ये हमें डिटेल इस तरह बता दे। इसी तरह हम एक और चीज भी देख सकते हैं कि अच्छा पोर्ट नंबर 80 पे कौन कौन सी काम कर रही है, हम सिर्फ वो देखना चाहते हैं, तो हम कहते हैं जी एस एस डैश टी, फिर डैश ओ, और इसमें बल्कि मैं एक और चीज ट्राई करता हूँ कि डैश ओ के लिए डी पोर्ट इक्वल टू कॉलन 80। लेट मी ट्राई कि ये क्या करता है। अच्छा, ये कहता है कि नहीं जी ऐसे नहीं चलेगा, तो हम इसको चले ऐसे कर दें। अच्छा, अभी भी नहीं। हम इसकी मैनुअल में चेक करते हैं कि जो डी पोर्ट है ये किस कैसे यूज करते हैं, डैश ओ स्मॉल के साथ। मैं ऐसे अगर नहीं बता रहा तो हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अच्छा आपने सारी हमें टीसीपी वाली शो करनी है, और फिर हम पाइप लगाते हैं, और पाइप में हम कहते हैं ग्रेप कॉलन 80। तो इस वाली कोई नहीं है। यूडीपी की देखते हैं तो यूडीपी की यूडी की भी पोर्ट 80 कोई नहीं है। अच्छा, हम इसे कहते हैं टीसीपी की कोई 22 वाली शो करवा दो भाई, वो भी कोई नहीं है। ऑल टी यू, ओके। सिंपल अगर हम कहते हैं कि सिंपल एसएस में अभी भी कोई नहीं, इसका मतलब है कि ये शो कर रहा है कि कोई भी पोर्ट 22 वाली नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि डैश यू जो है इसमें ये कौन सी पोर्ट पे काम कर रही है, डैश यू वाली तो कोई भी नहीं है। इस्टेब्लिश वाली कोई है, अच्छा नहीं है अभी। टीई कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है। इसका मतलब है फिलहाल हमारी कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है या ऐसी सॉकेट नहीं है जो हमारी इस पोर्ट पे काम करती है। तो अगर हम एसेस करें और चेक करें कौन कौन सी पोर्ट्स अवेलेबल है, अच्छा ये पोर्ट्स हैं,
तो लेट्स से इसमें से मैं कोई एक पोर्ट ट्राई करता हूँ, लेट्स से ये वाला करता है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं एस एस पाइप ग्रेप और ये पोर्ट। तो अब ये देखें, अब ये पोर्ट जहां जहां इस्तेमाल हो रही है, तो ये असल में हमने तो ग्रैब किया, ग्रैब में जिसको जहां जहां भी मिलेगी ये वो निकाल के ले आएगा। तो जिस तरह इसे मैं बहुत तेजी से आगे चला जाता हूँ, तो चले हम एक और काम कर लेते हैं। हम इसे कहते हैं, एक और पाइप लगाते हैं और कहते हैं लेस। तो अब ये हमें शो कर रहा है डिटेल। ठीक है, तो अब इसने सारी वो वाली जो हमने कॉपी की थी कि 16 और 791, तो जहां जहां जिस जिस लाइन में ये वाला नंबर अवेलेबल है, ये वो फिल्टर करके हमारे लिए ले आया है। तो इस तरह हम चीजें ट्राई कर सकते हैं और चीजें फिल्टर आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक और कमांड है, ये है, इसको डिग बोलते हैं, DIG डिग। इसका ज्यादातर जो ताल्लुक है वो डीएनएस के साथ है, डीएनएस लुकअप वगैरह के साथ। तो डीएनएस की तो हमें हमें अभी इन डेप्थ नॉलेज अभी नहीं हमने लिया, तो इसलिए हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक बेसिक हम देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो डिग की जो कमांड है, डिग और सॉरी उसके बाद हम डोमेन नेम की इंफॉर्मेशन दे दें। ठीक है, तो हम डोमेन जो है वो दे देते हैं, लेट्स से www.facebook.com। तो अब ये हमने फेसबुक की जो वेबसाइट है उसकी डिटेल दे दी। तो अब ये डीएनएस की कुछ इंफॉर्मेशन हमारे लिए ढूंढ कर लाया है, जो कि काफ़ी लंबी चौड़ी एक डिटेल है, जिसमें अभी हमें चीज़ें समझते हुए काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये अभी उसने हमें बताया कि बेसिकली ये आपका एक आपका फेसबुक का आपने मांगा था, डिटेल मांगी थी, ये क्वेश्चन उसने पूछा कि क्वेश्चन आपने मुझसे किया था कि फेसबुक की इसकी मुझे डीएनएस की एंट्री चाहिए। तो ये जनाब मैं डीएनएस की एंट्री लाया हूँ। डीएनएस जो सर्वर है, ये उसका नेम है और ये उसका एड्रेस है। ठीक है, तो ये उसने हमें बता दिया कि ये उसका एड्रेस है और ये ए रिकॉर्ड होता है। ये ए रिकॉर्ड क्या होते हैं और भी कौन से रिकॉर्ड होते हैं, ये हम उस टाइम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम राउट 53 जो है सर्विस है AWS की, उसको हम डिटेल में जब देखेंगे, क्योंकि हम जब उसको यूज करना चाहेंगे तो ये इस तरह की एंट्रीज हमें खुद करनी पड़ेंगी। तो उस टाइम हम उसकी डिटेल में ज्यादा डिटेल में जाएंगे, ताकि हमें आइडिया हो कि ये किस तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं और किस रिकॉर्ड को किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम बस इसकी डेप्थ में नहीं जाते, बस इतना आपने याद रखना है कि ये क्वेश्चन वाला सेक्शन और ये आंसर वाला सेक्शन सेक्शन ये बस इन पे फोकस करें और इसमें देखें कि आपने मांगा क्या था। हमने फेसबुक की डिटेल मांगी थी, तो उसने हमें ये बता दी। इसी तरह अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई आप ना मुझे कोई एक asad hanif.com है कोई, तो जरा इसकी डिटेल दे दो। तो अब वो गया है जी, तो उसने असद हनीफ, इसने कहा जी आपने क्वेश्चन ये किया था, तो इसका एक रिकॉर्ड है। तो ये अब इसने कहा जी ये मल्टीपल नेम चीप के कुछ सर्वर्स हैं और उन सर्वर्स के जो डीएनएस सर्वर्स हैं और उन सर्वर्स के ये आईपी एड्रेसेस हैं। तो ये डिटेल है, ये एंट्री उसमें पड़ी है। तो ये इसने बता दिया कि ये जो आपकी वेबसाइट है, इसकी डीएनएस की एंट्रीज कहाँ कहाँ किन किन डीएनएस सर्वर्स पे पड़ी हुई हैं। तो ये उसने हमें डिटेल बता दी। ठीक है, तो इस तरह ये चीजें हम देख सकते हैं। तो ये सिंपली हमें आइडिया होगा कि हमारे डीएनएस की एंट्रीज कहाँ कहाँ, उनके नाम क्या है। इसी तरह एक मैन एनएस लुकअप के नाम से भी एक कमांड है। ये भी क्यूरी करने के लिए, जो आपके जो नेम सर्वर्स हैं उन्हीं के क्यूरी करने के लिए, ये असल में डीएनएस नेम सर्वर ही होते हैं, उनके क्यूरी करने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यूं कह लें कि ये आपस में मिलती जुलती कमांड्स हैं। तो एनएस लुकअप, बस हर एक का अपना इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका मुख्तलिफ है, बाकी सब का मिलता जुलता ही तकरीबन काम है कि हम इनकी डिटेल जानना चाहते हैं कि अच्छा फेसबुक की देख लेते हैं ताकि आइडिया हो। पहले हमने फेसबुक की जो इन्फॉर्मेशन देखी है वो किसी और फॉर्मेट में आई थी, अभी ये एनएस लुकअप जो है ये किसी और फॉर्मेट में दे रहा है। अब देखें, ये हमें बता रहा है कि जो फेसबुक का आपका facebook.com है, इसका जो सर्वर है वो ये है, सर्वर का एड्रेस ये है। अच्छा, बेसिकली ये तो वो डिटेल बता रहा है कि लोकल मशीन से आपकी जो रिक्वेस्ट गई,
उसके बाद ये फेसबुक का है सर्वर है, इसका कैनोनिकल नेम ये है। ये क्या होते हैं ये भी हम जब डीएनएस सर्वर को डिटेल में बात करेंगे तो उस टाइम आएंगे। ये आपके उस सर्वर का नाम है, जिस सर्वर पे आपकी एंट्री पड़ी है, ये उसका एड्रेस है। और ये अगेन एक और नाम है, ठीक है। और ये उसका दूसरा एड्रेस पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये असल में अगर आप गौर करें तो ये नाम एक ही, ये वाला भी और ये वाला भी नेम सेम है। बस फर्क क्या है, यहाँ एड्रेस आईपी वर्जन 4 वाला लिखा हुआ है और जहाँ आईपी वर्जन 6 वाला एड्रेस लिखा हुआ है। ये जो एड्रेस आपको नजर आ रहा है, ये आईपी का वर्जन 6 का एड्रेस है। इसका मतलब है कि इसने बता दिया कि आपका जो फेसबुक का सर्वर है, जो उसकी नेटवर्क नेम सर्वर है, उसकी एंट्री ये है कि उस सर्वर का नाम ये है, ठीक है। ओवर द इंटरनेट उस सर्वर को इस नाम से जाना जाता है और उसको इस आईपी एड्रेस से जाना जाता है। और आईपी वर्जन 6 जो है जिससे इसे जाना जाता है वो ये वाला है। तो अब ये मिलती जुलती कुछ इन्फॉर्मेशन है, यानी कि एक और अंदाज में बस उसने प्रेजेंट की है। तो इस तरह ये चीजें हम चेक कर सकते हैं। तो ज्यादातर ये जब भी हमें डीएनएस वगैरह की चीजें करनी होती हैं, ये दोनों कमांड उस टाइम ज्यादा हम यूज करते हैं। एक डिग वाली, ताकि हमें पता चले कि डीएनएस सर्वर्स हमारे कौन कौन से हैं। और ये आपकी एनएस लुकअप करती है कि अच्छा, ये जो आपकी फेसबुक वाली एंट्री है ये कौन से सर्वर पे पड़ी है, कि किस सर्वर को आप हिट करते हैं। जब आप facebook.com लिखते हैं तो ये आप किस सर्वर को हिट करते हैं। अच्छा, एक और भी इन्हीं से मिलती जुलती कमांड है, वो है होस्ट। और होस्ट को लेट से हम कहते हैं www.facebook.com। और ये देखें, ये भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन शो कर रही है। अच्छा, अगर मैं डिग करके देखूं या एनएस लुकअप करके देखूं तो ये एंट्री थी। और आप गौर करें कि देखें, अब मैंने दो कमांड्स लगाई, एक एनएस लुकअप वाली और एक पोस्ट वाली। अब ये कहता है जी दिस फोबिक इज एन एलियस फॉर दिस, ठीक है। कि ये कैनोनिकल नेम था, ये एलियस है, मींस ये जो नाम है इसका एक और नाम है, वो ये लिखा हुआ है कि ये जो सर्वर है वो असल में इस सर्वर पे सॉरी इस डोमेन पे भी आपके जाके ये डोमेन हिट करती है। और ये जो सर्वर है, जो भी ये सर्वर है, जो भी ये आपका नेम है या एलियस है, ये कौन से सर्वर पे कौन से आईपी एड्रेस पे है, ये इस आईपी एड्रेस पे। अगर आप गौर करें तो यहाँ आईपी एड्रेस जो लिखा हुआ है और जो एनएस लुकअप में हमने आईपी एड्रेस देखा था, ये बिल्कुल सेम है। तो आप देखें ये एक ही तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। और जहां नीचे ये आईपी एड्रेस भी आ रहा है, ये आईपी वर्जन 6 वाला भी, ये स्टिल वही है। बस फर्क क्या है कि इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। बाकी सब देख लें। इसी तरह इसने फेसबुक की डिटेल, ये कैनोनिकल नेम भी बताया हुआ है, जहां इसने इस तरह बताया, जहां इसने एक लाइन में ऐसे बताया। तो आप चाहें तो इन दोनों में से कोई भी कमांड यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो होस्ट की कमांड है, ये एनएस लुकअप का अल्टरनेटिव वर्जन है। तो ये अब एडवांस लेवल पे इसको यूज करते हैं लोग। तो ये आप यूज कर सकते हैं। तो ये आप कब यूज करेंगे, जब आप कैनोनिकल नेम देखना चाहेंगे और उनके आईपी एड्रेस देखना चाहेंगे कि ये कौन सा सर्वर है। लेकिन डिग की कमांड कब यूज करेंगे, जब आप उनके एनएस की जो डोमेन नेम सर्वर्स हैं, उनकी डिटेल देखना चाहेंगे, वो कौन कौन से हैं, वो किधर किधर हैं, उनका आईपी एड्रेस क्या है। तो ये थोड़ा सा इस पर्पज के लिए यूज की जाती है। इसी तरह एक और कमांड है एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये आप एंटर करते हैं तो ये कुछ एआरपी की कमांड्स हमें शो करता है। इसमें हम इसको कहते हैं ARP-A, ठीक है। जब डैश ए करके शो करते हैं तो ये देखें आप डिटेल थोड़ी, अगर मैंने सिंपल पहले एआरपी चलाई थी तो सिंपल उसने बताया था कि ये एक एड्रेस है, वो उसके हार्डवेयर की टाइप ईथरनेट है, हार्डवेयर का एड्रेस ये है और वो इंटरफेस ये वाला है। अब जहाँ जब मैंने डैश ए किया तो उसने फिर डिटेल एक और तरीके से बताई कि ये जो आपका नेम है, ये जो एड्रेस है जो कि एक्चुअली नेम है, इसका ये आईपी एड्रेस है और ये इस मैक एड्रेस पे अवेलेबल है, या हार्डवेयर एड्रेस पे। ये देखने, ये आईपी एड्रेस सॉरी ये मैक एड्रेस और ये मैक एड्रेस इसने बताया, ठीक है। और ये इथरनेट है, इसकी टाइप इथरनेट है और ये कौन से इंटरफेस पे, ये इस इंटरफेस पे। और आप गौर करें तो सेम इंफॉर्मेशन इसने ये टेबुलर फॉर्म में बताई हुई है। और ये इसने सिंगल एक जरा ज्यादा प्रेजेंटेबल, जिस तरह नॉर्मली होता है कि एक सेंटेंस के तौर पर बताया कि दिस एट दिस, जो कि इथरनेट की टाइप है, ऑन दिस वाले इंटरफेस। तो इस तरह आप ये एंट्रीज भी देख सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है कि ARP-I और ENP0S3।
तो ये अगर ये सिर्फ इस इंटरफेस से रिलेटेड, यानी कि हर वो एंट्री जो इस इंटरफेस से बिलोंग करती है ये सिर्फ उनको प्रेजेंट कर देगा बाय डिफॉल्ट। अब इसमें जितनी भी एंट्रीज होंगी जो हर इंटरफेस से रिलेटेड हैं ये सारी वो आ जाएंगी। तो चूंकि वो अभी सिंगल एक ही एंट्री है तो इसलिए एक ही शो कर रहा है। हमने यहाँ से कहा कि अच्छा ई एन पी जो जीरो है S3 से रिलेटेड सिर्फ वो प्रेजेंट करो, तो चूंकि हमारे पास एक सिंगल वही एंट्री है तो इस केस में भी वही आ गई। लेकिन अगर हमारे पास इंटरफेसेस ज्यादा होते तो फिर हम उस इसमें इस केस में ऐसे फिल्टर कर सकते थे कि सिर्फ इस इंटरफेस की जो ARP की एंट्रीज हैं ये आप शो करें। अगर आपने नेटवर्क का कोर्स को पढ़ा होगा तो उससे आपको आइडिया होगा कि ARP किस लिए यूज होता है। मैं अभी इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर ये एक लंबा चौड़ा सिलसिला बन जाए, तभी मैं इसमें इसकी डिटेल में नहीं जाता। अच्छा, अगली जो कमांड है एक वो है जी होस्ट नेम की। होस्ट एक थी होस्ट और एक है होस्ट नेम। ये थोड़ी डिफरेंट है। ये लोकल मशीन के लिए यूज होती है। होस्ट नेम जब मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे बता देता है कि आपका ये जो करंट मशीन है इसका जो होस्ट नेम कौन सा है। तो ये अगर आप देखें तो @CS494 ये हमारी मशीन का नाम था, तो ये इसने होस्ट नेम हमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो सकता है कि आपकी मशीन का जो होस्ट नेम, अगर प्रोग्राम की मदद से या किसी स्क्रिप्ट में आपको मशीन का होस्ट नेम चाहिए तो आप सिंपली ये होस्ट नेम की कमांड दें और ये आपको बता देगा कि आपका मशीन का होस्ट नेम क्या है। अच्छा, ये आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये होस्ट नेम आप चेंज भी कर सकते हैं। इसकी एक कमांड है, हमें सूडो परमिशन उसमें चाहिए होगी, हम कहते हैं सूडो और होस्ट नेम CTL। ये एक कमांड है होस्ट नेम CTL की, और फिर सेट डैश होस्ट नेम और फिर स्पेस देकर अपनी मशीन का जो भी नाम देना। अब लेट्स से मैं इसका नाम देता हूं डेवऑप्स। ठीक है, अब मुझे ये टर्मिनल क्लोज करना होगा और फिर मैं दोबारा ओपन करूंगा। तो अब आप गौर करेंगे कि आपका जो पहले होस्ट का नेम था CS494 वो अब चेंज हो चुका है डेवऑप्स। ठीक है, तो ये देखें आपका ये डेवऑप्स आ। तो आप इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। मैं अगेन चेंज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं वापस वही आ जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जी sudo होस्ट नेम CTL सेट डैश होस्ट नेम और फिर मैं कहूंगा CS494। ठीक है, तो अगेन इसको मैं एग्जिट करता हूँ और दोबारा ओपन करूंगा तो मेरा होस्ट नेम जो है वो वापस आ चुका हो। हाँ जी, तो ये मेरा होस्ट नेम वापस आ गया। तो इस तरह अगर आपको कभी जरूरत पड़े, ये नॉर्मली हमें उस टाइम जरूरत पड़ती है कि जब हमारे पास मशीन्स काफी ज्यादा होती हैं। जिस तरह AWS पे हम मल्टीपल मशीन्स बनाते हैं तो उनके जो इधर नेम होता है होस्ट का नेम वो ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होता, उससे हमें पता नहीं चलता कि हम कौन सी मशीन की बात कर रहे हैं या कौन सी मशीन के साथ डील कर रहे हैं। तो उस केस में फिर ये चीज हमें काफी हेल्पफुल रहती है, जिसमें हमारी कोशिश यही होती है कि हम जितने भी अपने मशीन्स हैं उनके मीनिंगफुल नेम रखें। तो उन मीनिंगफुल नेम्स को चेंज करने के लिए या किसी भी जो नॉन मीनिंगफुल नेम है उसको मीनिंगफुल नेम में चेंज करने के लिए हम फिर ये होस्ट नेम CTL की कमांड या सेट होस्ट नेम की कमांड वगैरह यूज कर रहे होते हैं। तो ये काफी हैंडी होती है और हेल्पफुल हो जाती है। अच्छा, अब दो बस हमारी कमांड्स बाकी रह गई हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर हमें जरूरत पड़ती है और ये हम बहुत ज्यादा इसको यूज भी करते हैं एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। वो है कर्ल की। इसको नॉर्मली कर्ल की कमांड कहते हैं। तो हम चेक करते हैं कि कर्ल की कमांड यूज होती है या नहीं। तो कैसे यूज करते हैं, ये कर्ल की कमांड असल में क्या करती है। नॉर्मली अगर आपने ये चेक करना हो कि आपकी कोई वेबसाइट को आप अगर रिक्वेस्ट करें, आपको अगर याद हो कि हम ये पिंग करते हैं, मसलन ping.google.com, ये जब हम पिंग करते हैं तो ये हम चेक करते हैं कि ये इस डोमेन नेम का जो सर्वर है क्या वो जिंदा है या नहीं। ठीक है, यानी कि वो सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा। लेकिन अगर आपने कभी ये चेक करना हो कि उस सर्वर पर जो कि जिंदा है, उस सर्वर पर जो वेबसाइट पड़ी हुई है वो वेबसाइट एक्सेसिबल है या नहीं, वो वेबसाइट एक्सेसिबल है या नहीं। पिंग किस लिए यूज करते हैं, ये चेक करने के लिए कि मशीन एक्सेसिबल है या नहीं, हार्डवेयर एक्सेसिबल है या नहीं। लेकिन अगर आपने ये चेक करना हो कि आपका जो उस मशीन के ऊपर जो डाटा जो वेबसाइट पड़ी हुई है
क्या वो एक्सेसिबल है या नहीं। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, कर्ल यूज करते हैं। तो फिर हम कहेंगे कर्ल डॉट गूगल डॉट कॉम। ठीक है, तो ये अब इस तरह का डेटा अगर आप ये रिटर्न कर रही है, तो ये किस तरह का डेटा है, ये अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो ये असल में HTML। ठीक है, ये एक HTML। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा। हाँ, यहाँ देखें, ये अगर आप यहाँ से देखें डॉक टाइप और HTML, और फिर जहाँ से डिटेल है, ये HTML की सारी आपके टैग्स आपको नजर आएंगे, टाइटल है, ये स्क्रिप्ट है, और वगैरह वगैरह। यहाँ बॉडी भी होगी कहीं ना कहीं, ये कुछ फंक्शन है, ये जावास्क्रिप्ट वगैरह का कोड आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरह इसके अंदर HTML का कोड है। इसका मतलब है कि अगर इस तरह का डेटा आपको रिटर्न हो रहा है, तो इट्स मीन आपके इस टर्मिनल पे या इस मशीन पे ये जो गूगल के सर्वर के ऊपर वेबसाइट पड़ी हुई, वो वेबसाइट का जो पेज है वो एक्सेसिबल है। तो इसका मतलब है कि वेबसाइट जो है ना वो आपकी चल रही। तो ये अक्सर हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि मशीन्स के ऊपर जब हम वेबसाइट को चेक करना चाहते हैं कि चल रही है या नहीं चल रही, तो हम कर्ल करते हैं, क्योंकि ब्राउजर तो होता नहीं है हमारे सर्वर पे। जब GUI नहीं होती तो उसमें ब्राउजर कैसे होगा। जब ब्राउजर अवेलेबल नहीं होता तो फिर हम कैसे चेक करेंगे कोई वेबसाइट एक्सेसिबल है या नहीं। तो फिर हम ये कर्ल की कमांड अक्सर यूज करेंगे। अच्छा, आप इसके साथ एक और चीज भी कर सकते हैं। मतलब ये आपका डेटा जो गूगल से डेटा एक आएगा, इस डेटा को आप सेव भी कर सकते हैं। मतलब मैं कहता हूं कि -O, और इसको बल्कि मैं ऐसा करता हूं कि सबसे पहले मैं एक फोल्डर में चला जाता हूं, ताकि आज Day 27 है, तो Day 27 में चले जाते हैं, और इसके अंदर जब जाके हम करते हैं कर्ल और -O के आउटपुट आए किसकी, www.google की जो आउटपुट आए, वो हमारे एक खास पेज में सेव हो। और वो खास पेज कौन सा हो, उसका नाम हम index.html रख देते हैं। ठीक है, तो ये आई और ये डेटा ट्रांसफर हुआ और ये इसने सेव कर दिया। अब अगर हम ls करें तो ये हमारे पास एक index.html की फाइल आ गई। तो अगर आप इसको कैट कर लें, कैट की बजाय मैं इसको करता हूँ हेड। ठीक है, हेड, ताकि हमारी कुछ 10 लाइन ये शो करे। तो ये इसने हमें 10 लाइन शो कर दी। तो 10 लाइन्स ही काफी लंबी चौड़ी हैं, तो इसलिए इसने हमें काफी डिटेल में चीजें शो कर दी। ठीक है, तो इस तरह हम ये कर सकते हैं कि कर्ल की मदद से हम अगर सिर्फ कोई भी पेज या किसी एक खास इंटरनेट के ऊपर कोई रिसोर्स पड़ा हुआ है, कोई फाइल पड़ी है, उसका कंटेंट सिर्फ शो व्यू करना चाहते हैं, तो वो कंटेंट व्यू कर सकते हैं। अगर हम सेव करना चाहते हैं तो साथ -O की ऑप्शन देंगे और फाइल का नाम मेंशन करेंगे, तो ये हमारे इस डेटा को फाइल के अंदर सेव कर दे। ठीक है, तो ये अक्सर इसलिए यूज करते हैं। अब आखिरी कमांड है हमारी जो वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो असल में यूज होती है, उसका नाम है wget, मैन wget। ये हम काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो नॉन इंटरक्टिव नेटवर्क डाउनलोडर, तो ये असल में नेटवर्क से फाइल्स को डाउनलोड करने के इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इसको हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो मसलन हमारे पास अगर कोई फाइल है, मसलन मैं ये यूज करता हूँ जो हमारी अभी www.google.com। ठीक है जी, ये किया मैं, ये क्या हुआ, पहले मैंने कर्ल और google.com को मैंने चेक किया था। तो उस टाइम जब हमने कर्ल के साथ कमांड लगाई थी, तो वो क्या करता था, जो भी इस सर्वर पर कंटेंट्स होंगे या इस URL पे जो कंटेंट्स होंगे, वो कंटेंट गेट करके लाएगा और टर्मिनल के ऊपर शो कर देगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो ये कहता है कि अगर आप wget करते हैं तो ये डाउनलोड करेगा, तो इस पेज के जो कंटेंट्स होंगे वो डाउनलोड करेगा। हम ls करते हैं, तो ls के बाद हमने देखा कि जहां एक फाइल बन गई है, एक और फाइल बन गई। ठीक है, तो उसने कहा कि मैंने index.html.1 के नाम से एक और फाइल बना दी है और उसमें सारे कंटेंट सेव कर दिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस URL पर हमारे इंडेक्स नाम की एक फाइल एग्जिस्ट करती है। तो उसने वो पूरी फाइल डाउनलोड कर ली है। ठीक है, वो पूरी फाइल इसने डाउनलोड कर ली है। कर्ल से डाउनलोड, बाय डिफॉल्ट कर्ल जो है ना वो डाउनलोड नहीं करता, वो सिर्फ डेटा को गेट करता है और टर्मिनल पे शो कर देता है। और उसको अगर खुद से सेव करवाना चाहते हैं तो -O की ऑप्शन देनी पड़ेगी। लेकिन जो wget है, ये एक्चुअली ये सिर्फ लाकर शो नहीं करेगा, ये डाउनलोड करेगा डायरेक्ट। और इसको अक्सर हम डाउनलोड के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। समटाइम हमारे पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं जिनको हम डाउनलोड करना चाहते हैं,
या डिफरेंट शेल स्क्रिप्ट्स होते हैं जिनको हम डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये असल में उसके लिए इस्तेमाल होती है। समटाइम हम टार फाइल्स और कुछ और फाइल्स जिस तरह एक्जी फाइल्स और इस तरह की जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं वो अक्सर डाउनलोड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब हम आगे जाएंगे, डिफरेंट चीज़ों की इंस्टॉलेशन करेंगे, डिफरेंट सर्वर्स की या सर्विसेज की इंस्टॉलेशन करेंगे, तो उस टाइम ये हमें काफ़ी हेल्पफुल होगी। अच्छा, एक और चीज़ देखें कि इसने बाय डिफॉल्ट क्या किया है, जो भी फाइल का नाम था उस सर्वर पे पड़ा हुआ, उसी फाइल के नाम से एक फाइल खुद से क्रिएट की है और सेव करवा दिया। अगर आप चाहते हैं कि नई फाइल का नाम मैं अपनी मर्जी का दूंगा तो आपने उसमें सेव करवाना, तो मैं इसे ये मेंशन कर सकता हूँ कि डैश ओ, अगेन मैं आउटपुट दूंगा डैश ओ, और फाइल का नाम मैं दोबारा से दे, तो मैं इसका नाम देता हूँ सेकंड डैश HTML। ठीक है, तो आप ये डाउनलोड करेगा और हम ls करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ सेकंड डॉट HTML के नाम से एक फाइल बन गई है। और ये सारा कोड जो कि पहले मुझे लग रहा है कि हमने सही तरह मेंशन नहीं किया, क्योंकि इसने एक और फाइल बना दी। सेकंड फाइल के अंदर क्या पड़ा, कैट सेकंड फाइल, ओके। इसके अंदर इसने वो डिटेल शो कर दी है जो इसने पहले हमें यहाँ शो, जो स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन आई थी वो इसने यहाँ शो कर दी, और जो एक्चुअल डेटा था वो उसने इंडेक्स नंबर फाइल 2 के अंदर सेव करवा दिया। ठीक है, इसका मतलब जो आउटपुट आ रही है, हमने कहा जो आउटपुट थी स्क्रीन पर, जो आउटपुट आ रही थी, देखें जब हमने कर्ल यूज किया था, मैं आपको दोबारा शो करवा देता हूँ। जब हमने कर्ल यूज किया था उस टाइम भी हमने कहा था कि जो आउटपुट आएगी, जो इस www गूगल से google.com के URL से जो आउटपुट आएगी वो इस फाइल में सेव कर देंगे। ठीक है, कर्ल के केस। अभी हम क्या कह रहे हैं कि डब्ल्यू गेट का जब हमने केस यूज किया तो अभी हमने अगेन ओ की ऑप्शन यूज, तो अब हम इसे क्या कह रहे हैं कि अच्छा स्क्रीन पर जो आउटपुट आएगी तुमने उसको जहां सेव करना है कर देना है। इसका मतलब है कि जो बाय डिफॉल्ट जो फाइल है वो तो डाउनलोड होगी, उसने तो डाउनलोड होना है, और उसका नाम index.html था, वो उसने index.html.2 के नाम से सेव कर दी। लेकिन जो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आई थी अब वो आउटपुट नहीं आ रही, पहले आई थी जब हमने सिंपल यूज की थी बगैर ये आउटपुट फाइल के। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि जो आउटपुट फाइल, जो आउटपुट टर्मिनल पे आनी थी वो आउटपुट आपने इधर सेव कर देंगे। तो ये भी हम अगर सेव करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। अच्छा, एक और कमांड है जिसको मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, बस आपको बता दूंगा क्योंकि वो थोड़ी ट्रिकी है, और ट्रिकी इन द सेंस के वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग कमांड है, तो मैं उसको यूज नहीं करूंगा, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो बेसिकली डब्ल्यू गेट डैश डैश MIRR मिरर, और फिर हम वेबसाइट का URL दे सकते हैं। लेट्स से मैं कोई भी एक वेबसाइट है draz.pk, ठीक है, तो ये वाली कमांड दे सकता हूँ। तो अब मैंने इसे क्या कहा कि भाई draz.pk जो है ना, अगर मैं ये मिरर की ऑप्शन नहीं देता तो ये क्या करेगा, अगर ये ऑप्शन नहीं देता तो ये क्या करेगा, ये draz.pk पे जो इंडेक्स की फाइल होगी वो डाउनलोड करेगा और हमारी इस मशीन पे इधर सेव कर देगा। लेकिन ये जो मिरर की ऑप्शन है ना, ये बड़ी खतरनाक ऑप्शन है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी पूरी वेबसाइट, यानी कि एक वेबसाइट है ना उसके अंदर डिफरेंट यूआरएल्स होते हैं, एक पेज के अंदर डिफरेंट यूआरएल्स होते हैं, तो ये क्या करेगा, जो मिरर की ऑप्शन है ये रिकर्सिवली इस इंडेक्स वाले पेज में जो जो भी लिंक्स अवेलेबल होंगे उन लिंक्स पर भी जाएगा और उन पेजेस को भी डाउनलोड करेगा, और उन पेजेस में मजीद जो लिंक्स हैं वो उनको भी डाउनलोड करेगा, और उनमें मजीद आगे जो लिंक्स हैं उन सबको डाउनलोड करेगा। तो यूं कह लें कि ये कमांड पूरी की पूरी वेबसाइट जो है उसका HTML का कोड आपको डाउनलोड करके दे सकती है। तो लेकिन अब आपको पता है कि दराज की एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, तो ये इसमें बहुत सारे लिंक्स हैं, तो ये बहुत कुछ डाउनलोड करना शुरू कर देगा, तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करूंगा। लेकिन अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो आप ये वाली कमांड दे सकते हैं डब्ल्यू गेट की, और साथ इसमें डैश डैश मिरर की जो ऑप्शन है इसको इनेबल करके आप ये किसी भी वेबसाइट का जो HTML का कोड है वो पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, ये रिकर्सिवली डाउनलोड करेगा। तो बेसिकली ये थी चंद कमांड्स, इनमें से जो 2-3 कमांड्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, मसलन जिस तरह कर्ल की कमांड हम जो डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये डब्ल्यू गेट की कमांड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसी तरह जो होस्ट नेम की कमांड है वो कभी कभी जो लोग यूज करते हैं,
लेकिन जो एस कमांड है या नेट स्टेट की कमांड है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। पिंग की तो आपको पता ही है कि नेटवर्क की कनेक्टिविटी वगैरह चेक करने के लिए, और आईपी या आईपी कन्फिग आई एफ कन्फिग की कमांड है, वो हमेशा अपना आईपी एड्रेस वगैरह को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये चंद ऐसी कमांड है जो कि हमें पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी हमें उनकी डेप्थ पता होना ज़रूरी नहीं है, बस हमें हल्की फुल्की पता हो, ताकि हमें जहाँ आगे जाकर डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म करनी पड़े या डिफरेंट सर्वर के साथ जब हम प्ले करें, तो हम उनकी होस्ट नेम आइडेंटिफाई कर सकें, एक दूसरे की साथ कनेक्टिविटी को चेक कर सकें, और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हम परफॉर्म कर सकें। तो आई होप आप आज के सेशन में आपने काफ़ी सारी जो नई कमांड्स हैं वो देखी होंगी, और आपने उनको अच्छे से सीख लिया होगा। बस आपने छोटी सी इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको ज़्यादा डेप्थ में देखने की अभी ज़रूरत नहीं है। दो कमांड ऐसी हैं, इनको लाजमी आप थोड़ा सा डेप्थ में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, एक कर्ल वाली और एक आपकी डब्ल्यू गेट वाली। तो ये दोनों देख लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। बाकी तो हम बाकी कमांड्स के साथ वैसे ही यूज टू हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें, और इन सेशंस को खुद भी देखें और दूसरों तक लाजमी पहुंचाएं, ताकि हो सकता है किसी और का भला भी आपके शेयर करने से हो जाए। तो